तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है, जैसे इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट लेते हैं, सेकंड वाले 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर कुछ जीरोस हैं तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है। अगर कोई नंबर लेस है 1 से अगर छोटा है तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन में होगा 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने सारे जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है। तो ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं। ठीक है। तो इसमें हम अगर काउंट करेंगे तो इस वाले जीरो को काउंट करेंगे, बाकी पहले वाले नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने सारे जीरोस है इसको हम कट कर देंगे, सिग्निफिकेंट पे काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसका। ठीक है। उसी तरह से जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं डेसिमल के बाद वाले, ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस दो तरह से हो सकते हैं। एक होगा बिना डेसिमल पॉइंट के। ठीक है। तो बिना डेसिमल पॉइंट के अगर ट्रेलिंग जीरोस है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। ट्रेलिंग जीरोस मतलब जहाँ पे एंड हो रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे इस नो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं काउंट किया जाएगा। ये वाला काउंट होगा 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी डेसिमल के बाद अगर जीरोस आता है तो उस ट्रेलिंग जीरोस को भी हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर। ठीक है। तो इसको हमने काउंट कर लिया, इसको हम लोगों ने काउंट कर लिया। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये कहाँ गए? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसका। ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर, किसी नंबर में ट्रेलिंग जीरोस है विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, तो उस केस में जैसे यहाँ पे कुछ जीरो आगे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे वाला जीरो काउंट नहीं होता है। कहीं पे डेसिमल दिख नहीं रहा है, यहाँ पे डेसिमल दिख नहीं रहा, तो ये ट्रेलिंग जीरोस भी काउंट नहीं हो। तो इसमें अगर पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है तो हम कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है। अगर ये पूछा है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है तो हम लोग कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्लियर? ठीक है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, और डेसिमल अगर नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर डेसिमल है कहीं पे तो ट्रेलिंग जीरोस बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर वाला एक मिनट थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। क्या ऊपर वाला? ये फिफ्थ रूम के ऊपर वाला एक मिनट स्क्रॉल कर सकते हैं? अच्छा वो ऊपर वाला, ठीक है हाँ दिखा देता हाँ। हूँ। ये रूल सब लिखे हुए हैं उधर में, अगर तुम पीछे में जाओगे उधर में नोट्स के अंदर, नोट्स हम्म। में ऑलरेडी ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं। हाँ सर, ये जो थर्ड वाला रूल है हाँ इसमें इसमें आगे जीरोस थे तो वो हमने कंसिडर नहीं करे, 108 को सिग्निफिकेंट फिगर माना। थर्ड लेकिन वाला सर रूल ये, इसमें, हाँ इसमें कहा हाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये रूल्स अच्छा। है। और ये ठीक है। सिक्स्थ वाला जो है इसमें भी तो 1 के बाद जीरोस थे, तो हमने उसको भी क्यों नहीं माना? 1 के बाद जीरो, ये वाला, हाँ। ये ट्रेलिंग जीरो है इसलिए नहीं लिया, और 1 के पहले वाला फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले, इसलिए इसको नहीं काउंट किया था। और कोई भी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे नहीं दिख रहा, इसलिए इस दोनों जीरो को मैंने, लास्ट वाले ट्रेलिंग जीरोस को नहीं लिया। अगर सर वहाँ डेसिमल पॉइंट होता तो हम हाँ लेते तब उसको जीरो। लेते हैं, तब उसको काउंट करते हैं। अगर यहाँ पे किसी एक जगह पे मतलब 1 के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट होता है तो इस ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करना पड़ता अच्छा। है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो थर्ड वाला था इसमें अगर ये 00108 लिखा है तो कहाँ वन पे? जीरो एट की जगह, थर्ड वाला रूल। हाँ हाँ, तो थर्ड वाला, हाँ इसमें इसमें 108 की जगह 180 होता, तो जो लास्ट वन वाला एट जीरो। जीरो होता है। वन हाँ। एट जीरो होता है बिना डेसिमल पॉइंट के होता है, तो उस जीरो को हम ट्रेलिंग जीरो मानते हैं और उसको नहीं काउंट नहीं करती, ठीक है सर, करते। ओके। ठीक है। हाँ। चलो और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इधर में अनम्यूट करने का ऑप्शन है, सब अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अब रूल्स जब हम चलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट में, कि कहीं पे हमें ऐड करना पड़ रहा है, कहीं पे कुछ डेटा को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो ऐड और सब्ट्रैक्शन के केस में, जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा हो या ऐड करना पड़ रहा हो, तो फाइनल आंसर जो हम लोग लिखना है, फाइनल आंसर जो हमें लिखना है, जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का 0.087 आया है, लेकिन फाइनल आंसर हमें कैसे लिखना है? तो फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट कहाँ पे है। तो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट इसमें कितने डिजिट है? एक डिजिट। तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, बस। फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। तो फाइनल आंसर जो भी है सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आया है डेसिमल के बाद, अगर हम देखें 087, तो एक डिजिट है यहाँ पे
1। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया। 0.087 था, ऐसे हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही छोड़ना था, इसलिए राउंडिंग ऑफ किया गया। राउंड ऑफ का रूल क्या है कि अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो उस केस में हम पहले प्रीसीडिंग वाले में 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 0 था, 0 में 1 ऐड कर दिया तो ये 0.1 हो चुका है। ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर को हम डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक में ही छोड़ेंगे। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में अलग रूल। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए जो रूल है, हमें ये देखना पड़ता है जो भी डेटा दिया गया है उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, इसके अंदर काउंट करेंगे 2। तो फाइनल आंसर को हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में छोड़ना होता है। फाइनल आंसर को हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में छोड़ना होता है। तो फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट, जो भी डेटा रहा होगा उसको राउंड ऑफ करके हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में छोड़ना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए देखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट किसके अंदर है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए डेसिमल के बाद सबसे कम किसके पास डिजिट है। ठीक है, तो फाइनल आंसर को हमें उसी में छोड़ना है। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ठीक है, हाँ। मल्टीप्लीकेशन एक बार फिर से बताओ। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में मैंने ये कहा कि मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, प्रोडक्ट या फिर क्वोशिएंट, दोनों के लिए जो फाइनल आंसर हमें लिखेंगे हम, 2 डेटा है हमारे पास जिसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट। तो फाइनल आंसर भले ही मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 6 डिजिट जो भी मिला हो, लेकिन हम फाइनल आंसर को जो रखेंगे वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में रखते हैं, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में छोड़ देंगे आंसर। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें राउंडिंग ऑफ करना पड़े तो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। देखो सिग्निफिकेंट फिगर का एक डीपीपी जरा भी नहीं करने का है। ठीक है, मैंने जस्ट ग्रुप में शेयर कर दिया, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। वो शायद पहले भी गया था, दोबारा दोबारा शेयर करते हैं, आएंगे उसमें हम लोग। ठीक है, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी है, इसको देखते हैं करके। राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? तो 3। फर्स्ट वाले में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। सेकंड वाले में 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच वाला जीरो काउंट होगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें भी काउंट किया जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर डेसिमल के बाद वाला जीरो है, ट्रेलिंग जीरोस है, लेकिन डेसिमल के बाद वाला है इसलिए काउंट होगा 1 2 3 4 5। 5 सिग्निफिकेंट डिजिट सेकंड वाले में, थर्ड वाले में काउंट किया जाएगा। इसमें डी वाले में अगर देखें तो फर्स्ट वाला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले वाला जीरो काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, उसके बाद इस वाले में अगर हम लोग देखें, इस वाले में देखें कौन सा जीरो काउंट करना है कौन सा नहीं करना है, ये दोनों को काउंट नहीं करना है, लेकिन लास्ट वाले को काउंट करना है क्योंकि डेसिमल के बाद है, 1 2 3 4। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट माना जाए। सर, ठीक है, हाँ बोलो। सर वो जो डी ऑप्शन है, अगर उसमें पॉइंट नहीं होता तो भी एक ही सिग्निफिकेंट होता ना? पॉइंट अगर डेसिमल अगर नहीं होता तो फिर हम इस लास्ट वाले जीरो को काउंट नहीं करते। नहीं, डी वाले क्वेश्चन में। डी वाले में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितना जीरोस होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ये काउंट नहीं होगा, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट माना जाएगा, 1 ठीक। सिग्निफिकेंट। हाँ ठीक। ठीक है, हाँ उसके बाद इसके अंदर बता दिया डेसिमल के बाद वाला जीरो ये ट्रेलिंग जीरो काउंट होगा, पहले वाला दोनों जीरो काउंट नहीं। ये एक नंबर है, नंबर में ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे यूनिट लिख दिया जाए जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में, उसके बाद वाले क्वेश्चन में यूनिट लिख दिया गया तो 269 और यहाँ पे 26900, दोनों में बहुत डिफरेंस है अगर यहाँ पे यूनिट आ जाता है, क्योंकि इस फिर हम इस जीरो को छोड़ नहीं सकते। यूनिट जब आ जाए तब हम इस जीरो को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक मेजर्ड वैल्यू है। ये 26,900 है, ये 269। ये भी अगर ऐसे देखेंगे तो 26,900 ही है, लेकिन इसमें हम सिग्निफिकेंट डिजिट अगर काउंट करेंगे तो इस जीरोस को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बिना कोई डेसिमल पॉइंट इधर में दिख नहीं रहा है। लेकिन लास्ट वाले में डेटा में, इधर वाले में 26900। ठीक है, तो इस लास्ट में उन्होंने यूनिट ऐड कर दिया है, इसलिए इस जीरो को हम लोग छोड़ नहीं सकते, तो इसको हम सर आप सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करेंगे। हाँ बोलो। सर आप एफ वापस समझा सकते हैं? एफ बता सकता हूँ। मैंने कहा कि अगर कोई डेटा है ऐसे, ठीक है, जिसमें कोई ये नहीं, कोई यूनिट नहीं लिखा है। ठीक है, कोई यूनिट नहीं लिखा है, कोई डेसिमल पॉइंट भी नहीं,
देखो इसी नंबर को अगर ऐसे लिखा होता 269.00 ऐसा अगर लिखा होता तो फिर ये सिग्निफिकेंट होता जाता है, तब हमें इसे काउंट करना है। लेकिन अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोज को, लास्ट वाली जीरोज को हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं रखते, ये रूल कहता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे, 2, 6 और 9 है, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट जो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही लास्ट वाले में हमने देखा ये सेम नंबर है, लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जस्ट एक नंबर था, जबकि यहाँ पे यूनिट डाल दिया है। अब यूनिट डालते ही ये सम अमाउंट ऑफ, ये मास को बता रहा है 26,900, तो इसको हम 269 ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें ट्रेलिंग जीरोज को काउंट करना पड़ेगा अगर यहाँ पे यूनिट आ जाता है तो। ठीक है, तो यूनिट आने से ट्रेलिंग जीरोज को काउंट करना है। अब इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो लास्ट वाले हम क्या कहेंगे कि 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, ध्यान रखना इसका। उसके बाद बिगनर बॉक्स है। ठीक है, अब इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट, इसको कहा साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा एक चीज और बता दूं, ऑर्डर के बारे में भी, ऑर्डर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, वापस आएंगे इधर में, ऑर्डर के बारे में कैसे लिखेंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा तो बताओ इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर पूछने का मतलब है कि 10 के पावर वो पूछ रहे हैं। ठीक है, 10 का पावर पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिख रहा हूँ, 2.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2.5 इंटू 10⁻3। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम कैसे बताते हैं, तो अगर ये नंबर, ठीक है, पहले तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले पहले हम ये जान लें कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना क्या होता है। 2500 ऐसा है कहीं। ठीक है, तो इधर में अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, तो डेसिमल अभी यहाँ पे, इसको हम डेसिमल को शिफ्ट कहाँ पे करने जाने, 1 2 3 4, 4 डिजिट पहले। तो यहाँ पे हम अगर लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं डेसिमल को तो 10⁻4 पॉजिटिव 4 लिखते हैं। अगर हम राइट में शिफ्ट करते हैं तो पावर यहाँ पे निगेटिव लिखा जाता है। जैसे अगर मान लो कि ऐसा होता 25 होता और हमें अभी डेसिमल यहाँ पे है, 2 डिजिट के बाद और हम डेसिमल शिफ्ट करना चाहते हैं, तो 2 डिजिट के बाद अगर डेसिमल शिफ्ट किया यहाँ पे तो ऐसे हम लिखेंगे 10⁻², यानी कि हमें 100 से डिवाइड भी करना है, तो एक्चुअल डेटा मुझे मिल जाएगा 25। यानी कि डेसिमल जब राइट में शिफ्ट होता है तो पावर निगेटिव उतना ही रेज होगा, डेसिमल अगर लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो पावर पॉजिटिव होकर के रेज होता है। ठीक है, तो जितना आप डेसिमल को शिफ्ट करेंगे उतना ही ये पावर पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ अगर जाने से पॉजिटिव आएगा, राइट की तरफ जाने से नेगेटिव है। ठीक है, अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कहने का मतलब सिर्फ हमें 10 का ऑर्डर बताना होता है। तो इस आगे वाले नंबर का बहुत बड़ा रोल है उसमें। ठीक है, अगर ये आगे वाला नंबर, अगर ये आगे वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है, अगर ये आगे वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो उस केस में ये नंबर हट जाएगा और यहाँ का पावर 1 से रेज कर। अभी अगर मुझसे ऑर्डर पूछा जाएगा तो ये 5 से छोटा नंबर है, तो मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या कहूंगा, 10⁻3 कहूंगा। कुछ नहीं किया, छोड़ दिया इस नंबर। ठीक है, लेकिन यही अगर 5.2 होता इंटू 10⁻3, तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता वो हो जाता 10⁻4, क्योंकि जैसे ये 5 से ज्यादा है इस डिजिट को तो हमें छोड़ना ही है, लेकिन 1 इंक्रीज करके, मतलब सीधा हम इसकी जगह पे 10 ले रहे हैं। समझ में आ रहा है, 10 इंटू 10⁻3 हो गया ये। अगर ये सर 5 से ज्यादा है तो हम ऑर्डर इसका 10 ले रहे हैं, 5 से कम है तो हम इसको 1 ले रहे हैं, 5⁻0 ले 10⁻0 ले रहे हैं। हाँ बोलो। सर पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब है मैंने बताया कि 10 के पावर में बताना है कि ये अगर जैसे 2.5 इंटू 10⁻3 लिखा है तो ये क्या बता रहा है, इसका ऑर्डर क्या है, मतलब ये 1000 के टर्म में बताएगा आंसर, 2500, यही है ना इसका। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये हम 5 से ज्यादा लेकर के जाते हैं तो ये फिर ऑर्डर जो है इसका वो 1 से इंक्रीज हो जाता है, वो 10,000 के क्लोज जाना शुरू हो गया। ठीक है, 5 से जैसे ही जाता है 6,000 7,000 जाएगा तो ये ऑर्डर किसके अच्छा अराउंड जा रहा है, 10,000 के अराउंड जा रहा है।
ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है सिर्फ हमें 10 का पावर बताना है कि 10 का पावर ये कितना है। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻³ है। अगर ऐसे लिखा तो 10⁻5। मैंने क्या कहा, ये अगर 5 ही होता ऐसा, 5 इंटू 10⁻³ भी होता, तब भी हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻4 लिखना। लेकिन अगर 5 से कम होता, 4.9 होता, तो हम सीधा लिखते हैं 10⁻3। अपने मन से उसको 5 मत कर देना। 4.9 अगर है तो उसको हम, अगर ऐसा है 4.8 है, 4.9 है, उस केस में भी हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को 5 से लेस समझ के उतना ही छोड़ देना है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इतना है। अगर कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नेगेटिव नंबर है, सोच करके बताना इधर। 2.5 इंटू 10⁻⁻1, तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻1। लेकिन अगर यही होता 5.2 इंटू 10⁻⁻1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाता, 10⁻, हाँ, -1 + 1, 1 से इंक्रीज करना, 10⁻0, 10⁻0 का ऑर्डर। ध्यान रखना इन सब चीजों का, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन है उधर में, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताने वाला। डीपीपी में अभी जो सेंड किया उसमें भी है, उसमें एक पैसेज है जिसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, एलन के मैथ में भी है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। ध्यान रखना कि इफ दिस नंबर इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इंक्रीज बाय 1, यानी कि सर 10 एक टू द बार पावर नेगेटिव इंक्रीज बाय। वाला वापस बोल सकते हैं क्या? इसका मुझे आवाज नहीं आ रहा था। ये इसका नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाले का मैंने ये कहा कि अगर नेगेटिव वाले में भी वही करना है, जैसे 2.5 इंटू 10⁻⁻1 लिखा है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि 5 से छोटा है, तो अगर हमें ऑर्डर बताना है तो सीधा हम 10 का जो पावर है वो बताएंगे, दैट इज -1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5.2 इंटू 10⁻1 है। अब ये तो 1 से हमें इंक्रीज करना है, तो 10⁻1 फिर +1 क्या हमें 1 से इंक्रीज करना था, ये 10⁻0 आ गया, ऑर्डर 0 भी हो सकता है। ठीक है। सर ऐसा भी हो हम्म। सकता है कि ये जो नंबर्स लिखे हैं, जैसे 5.2 है तो ये नेगेटिव में हो नंबर, -5.2 ऐसा करके। हाँ, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसका ये 1 के क्लोज जा रहा है। तुम खुद ही देखो ना इसको, 0.52। ठीक है, 1 के हाँ क्लोज ही होगा ना, जितना बढ़ेगा ये 1 के क्लोज जाएगा। ये 10⁻0 का मतलब क्या, 1 है। ठीक है। हाँ। हम्म। तो फिर नहीं, मतलब मैं पूछ रही थी कि अगर इनके आगे माइनस साइन होगा, मतलब -5.2 ऐसे होगा, फिर फिर कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस, जैसे सपोज ये वाला ही है 5.2 इंटू 10⁻⁻1, तो इसमें -5.2, -5.2 इंटू 10⁻⁻1। अच्छा, ये तुम्हारा ये कहना है कि ये अगर नेगेटिव नंबर हुआ उससे हाँ उससे हमें हाँ। कोई मतलब नहीं, नेगेटिव नंबर उससे हमें मतलब नहीं, नेगेटिव को नेगेटिव रहने देंगे। 10 का पावर अगर हम बेस करेंगे तो ये देखना है कि ये 5 से बड़ा है या छोटा है। अच्छा ठीक अच्छा, है। ठीक है सर। हाँ। सर अगर 0.52 इंटू 10⁻⁻1 होगा तब भी उसका ऑर्डर -1 है। 0.52 इंटू 10⁻1 अगर हुआ, 0.52, अच्छा हाँ, 0.52 इंटू 10⁻1 अगर ऐसा हुआ, तो ये नंबर इससे 5 से छोटा माना जाएगा। ठीक है, तो 10⁻1 ही रहेगा ऑर्डर, ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि तुम खुद देखो ना, ओके ऐसे सर। लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिखो तो अरेंज करके साइंटिफिक वे में लिखेंगे तो 5.2 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं, राइट। 0.52 इंटू 10⁻1 को तो ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर रूल के अकॉर्डिंग कि ये 5 से बड़ा नंबर है, इसमें अगर हम पावर रेज करते भी हैं तो -2 + 1 क्या आने वाला, -1 ही तो होगा। ठीक है, तो हम ऐसे यहीं पे डिसाइड कर सकते थे कि 0.52 इज लेस देन 5, तो उस केस में हम ऑर्डर को छोड़ सकते थे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो पहले कहा गया साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब होता है कि इसको कैसे लिखने का है, 1 डेसिमल के बाद, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3.256 इंटू, डेसिमल को हमने यहाँ से पीछे शिफ्ट किया 3 यूनिट, तो 10⁻3।
यूनिट को एज इट इज छोड़ देंगे, ग्राम में था तो ग्राम में ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाएगा तो इसमें हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 डिजिट राइट शिफ्ट करें तो 0.0010 ग्राम को 1.0 इंटू 10⁻³ 1 2 3 यूनिट शिफ्ट किया है पीछे, राइट की तरफ शिफ्ट किया है इसलिए 10⁻³। ठीक है, जो यूनिट था वो यूनिट रखेंगे उसी तरह से। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमें ये पूछा गया है गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। ठीक है, हाँ सिग्निफिकेंट फिगर में एक चीज और बता दूं, 10 के पावर्स को हम कैलकुलेट काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, इसको एज इट इज छोड़ के इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं तो क्या कहेंगे, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें अगर पूछा जाए सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया ये जीरो तो ये काउंट होगा 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, उधर पूछा जाए तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो ये जीरो को काउंट नहीं करता है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, यहाँ पे 2.653 में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसके अंदर ये 10⁻⁴ को काउंट नहीं करना है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसके अंदर अगर पूछा जाएगा तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, तो फर्स्ट ये वाला नॉन जीरो डिजिट के पहले वाला जीरो पूरा काउंट नहीं होगा, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, 4 है सर। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बताओ यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रख करके अगर हम ऐड करते हैं तो डेसिमल के बाद, या तो डेसिमल दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, इधर में देखें तो डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद 1 है। इधर में देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में, बताओ इसमें कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पे 1 एंड 4, 2 एंड 3, 4, 2 एंड 4, कौन सा इसमें करेक्ट है। कौन सा इसमें करेक्ट है, क्या लगता है। 4 1 ली। अच्छा देखेंगे आंसर, हमारे सामने ही देखेंगे। ठीक है, सर एक ने फर्स्ट कहा है एंड 4, 1 एंड 4। 1 में तो डेसिमल है नहीं, डेसिमल के बाद अगर किसी ने इसको 0 0 ऐसे लिख दिया तो कौन डिसाइड करेगा। 8.00 सेंटीमीटर लिखा है क्या, नहीं। तो फिर इसको तो हाँ सोचना ही नहीं है अभी। हाँ, 40 इसमें है फिर। इसमें 0.2 है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद हाँ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो मिनिमम आंसर फॉर्म में 1 पॉइंट में एक डिजिट पे छोड़ना था, तो ये तो रहा नहीं, हाँ ये रहा नहीं। ठीक है, 4.2 इंटू 1.4, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, फाइनल आंसर को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट पे छोड़ना था, ये रहा नहीं। हाँ, सिर्फ 3.6 4। डिवाइडेड 1.75, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर को छोड़ना है, ये है। हाँ तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 4 होना चाहिए। ऐसे चेक कर लेते हैं इसका आंसर, बिगनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन 4 लगाया ना हमने, अरे 4 लगाया ऑप्शन, ऑप्शन 4 लगाया ना हमने, अरे हाँ ऑप्शन 3 सर, लगाया 4 लगाया, 4th है। 4 लगाया है, लल्लू लाल 4 लगाया है। सामने वाले से गलत बोल रहा है। और कौन सा लगाया था हमने, 3 लगाया था या 4 लगाया था। 4 लगाया था सर। अच्छा, थर्ड वाला ऑप्शन में, हाँ थर्ड वाला ऑप्शन में 4, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, देखते हैं थर्ड वाले ऑप्शन में क्या था। थर्ड वाले में मल्टीप्लिकेशन वाला था। अरे नहीं, वो थर्ड नहीं, ऑप्शन उसका नीचे था, ऑप्शन नीचे लिखा हुआ अच्छा बिगनर बॉक्स 3, ऑप्शन यहाँ पे 4 1, अच्छा, हाँ ठीक है। ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3, यहाँ से 3 मत सिलेक्ट कर लेना, ऑप्शन 3 मतलब 4 1 ली, फोर्थ वाला। ठीक है हाँ चलो अब आते हैं हम लोग राउंडिंग ऑफ में, राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स हैं। ठीक है, एक मिनट मुझे वो चार्जर लगाना पड़ेगा लैपटॉप।
चलो राउंडिंग ऑफ। सर राउंडिंग ऑफ 3 की का क्या, फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा आंसर? 3 का, हाँ क्या 3 का फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सर आप म्यूट में हो, आवाज नहीं आ रहा। सुनाई दे रहा है? हाँ अब दे रहा है। मैंने ये कहा कि इसमें डेसिमल के बाद एक जीरो है या 2 जीरो है या 3 जीरो है, ये कहाँ पे मेंशन किया हुआ है? नहीं है मेंशन किया हुआ, डेसिमल है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो हम बताएं, एक 8 को कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं है यहाँ पे 8.2 में हमें छोड़ना है आंसर कि नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट वाला नहीं होगा ऑप्शन। सर पर डेसिमल के बाद तो जीरोस होते हैं तो वो मैटर नहीं करता ना। ये किसने कहा कि डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं? तुमने खुद से बना लिया क्या कॉन्सेप्ट? डेसिमल के बाद वाला जीरो मैटर करता है। मैंने कहा था सिग्निफिकेंट। डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर होता है डेसिमल के बाद वाला जीरो। मैंने ये कहा था कि नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन अगर डेसिमल लग जाता है तो जितने जीरोस है वो सब सिग्निफिकेंट होंगे डेसिमल के बाद वाले। ठीक है, क्या लिखा था इधर में? ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट कहा गया था, इस जीरो को काउंट किया है कि नहीं किया है? 1 2 3 4। तो डेसिमल अगर लगा दे तो सिग्निफिकेंट हो जाता है डिजिट। अगर डेसिमल लगा है लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले वाला जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन बताते हैं जो की पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ था गोल्डन की पॉइंट में। अब आते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का क्या रूल? ठीक है, to represent the result of any competition containing more than one uncertain digit, it is rounded off to appropriate number of significant figures। जैसे 6.87 है, ये अगर डिजिट अनसर्टेन है, ठीक है, ये डिजिट अगर अनसर्टेन है तो इस केस में ये डिजिट अगर अनसर्टेन है, इस वाले को हमें छोड़ना है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि अगर ये 5 से बड़ा है, मोर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। तो 8 में हमने 1 ऐड कर दिया, 6.9 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये नंबर 5 से कम है तो फिर पहले वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं। लेस देन 5 अगर है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 3.94 है, इसको हमने 3.9 में छोड़ दिया है। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, अगर वो 5 है तो हमें उसके पहले देखना है कि ये ऑड नंबर है। जैसे 5 है, 5 पेंट हुआ है, 5 को ही हमें हटाना है, अनसर्टेन 5। तो 5 को अगर छोड़ना है तो उसके पहले में देखना होता है कि ये ऑड है या इवन है। अगर ये ऑड है तो हमें 1 ऐड कर देना है। अगर ये इवन है, जैसे 14.45 है, 5 को हमें छोड़ना है, उसके आगे वाला इवन है, इवन रहे तो एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन ऑड होने पर 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ को राउंड ऑफ किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसके वो रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हुआ है कैलकुलेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो यहाँ क्वेश्चन में एक जेई में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था कभी। ठीक है, वहां पे तो ऑप्शन होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल दिया कि किसी शीट का जो लेंथ है, विड्थ है और क्या है, थिकनेस है, वो सब दे दिया गया है। ठीक है, पूछ रहे हैं हमसे बताओ इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द शीट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम कैलकुलेशन शुरू मत कर देना, एल इंटू बी इंटू एच, वो बेवकूफ करते हैं। कुछ नहीं करना है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट जानना चाहते हैं कि तुम्हें फिजिक्स में अगर ऐसा कैलकुलेशन को तुमसे वॉल्यूम नहीं पूछ रहे होंगे। ठीक है, उनका पर्पस है सिग्निफिकेंट डिजिट। तो तुम्हें ऐसे अगर एल इंटू बी इंटू एच करना है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि इसके फॉर्मूला में सब कुछ क्या आ रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है एल इंटू बी इंटू एच। तो प्रोडक्ट का जो रूल है कि जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं तुम्हारे पास, उन सारे ऑप्शन में पहले सबका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कैलकुलेट। इसमें कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें कितने हैं?
3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो जो भी कैलकुलेशन में आया होगा उधर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में अगर आंसर होगा उसको टिक कर देना, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में जो आंसर है उसको टिक कर देना, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए मत जाना। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर होगा, जैसे वहां पे आंसर होगा 0.085, एक तो ये पूरा नंबर दे रखा होगा, दूसरा होगा 0.0855828 तक दे रखा होगा, उसके बाद वाला 2 तक दे रखा होगा, उसके बाद वाला ये दे रखा होगा। अब कोई कैलकुलेशन करेगा तो एक्यूरेट कैलकुलेशन तो ये बता रहा है, ठीक है। तो सोचेगा कि चलो मैंने इतना टाइम लगाया, ये आंसर मुझे एग्जैक्टली मैच कर गया, ठीक है, वो लगा देगा इसको, लेकिन आंसर उसका हो जाएगा गलत, क्योंकि वो ये पूछ ही नहीं रहे, वो तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर चाहते हैं। तो जिसने बिना कैलकुलेट किए सीधा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट वाले को आंसर ऐसे टिक कर दिया, वो उसको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है इस चीज का कि सिग्निफिकेंट डिजिट वो पूछ रहे तुमसे कैलकुलेशन नहीं करवा रहे, ठीक है। सर पर क्वेश्चन में तो था ही नहीं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट। नहीं, क्वेश्चन वो नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में तो तुम्हें लगेगा कि वॉल्यूम का क्वेश्चन है, मुझसे वॉल्यूम कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो तो तुम लोग समझ देखना में चाहते हो तो जाएगा कि ऐसे करना हाँ, है। एक तो मिनट फिर मैं समझ तुम्हें में। समझ में नहीं आएगा, नहीं वहां पे वॉल्यूम लिखा होगा, लेकिन फिजिक्स में अगर तुमसे वॉल्यूम पूछता तो तुम्हें समझना चाहिए। एक मिनट मैं अच्छा देखता सिर्फ हूँ वहाँ पे वॉल्यूम वाले केसेस में। सर मतलब हम्म सर मेरे डिवाइस में आवाज नहीं आ रही थी, एक बार आप फिर से बता देंगे ये वॉल्यूम वाला। मैंने ये कहा कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हाँ उस केस में पूरा कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बैठना है, ठीक है। सिर्फ हमें ये देख लेना है कि उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब जितने सारे डेटा दिए गए हैं उसमें सबसे हाँ कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास, और ठीक है। फाइनल आंसर को हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर को रखना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन में शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, तुम लोग हम्म। खुद बताना कि ये क्वेश्चन आ चुका है उधर में, अगर तुम्हें मिलता तो कैसे करते हैं। हाँ देखो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, देखना एक बार क्वेश्चन, ये 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखना है तुम्हें, 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये 2003 में IIT जेई ने पूछा है, ठीक है। ए क्यूब हैज अ साइड ऑफ लेंथ 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। क्या करोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अगर जो अच्छे से इसका आंसर करेगा, स्मार्टली आंसर करेगा, वो क्या कहेगा कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, एक है हाँ ए ऑप्शन। ऑप्शन ए, हो गया खत्म, ठीक है। तो इसमें जो कैलकुलेशन करने जाएगा वो सब देखो, सब आंसर 1.73, 1.730, 1.732। हाँ, हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन करे तो उसको डी वाला ऑप्शन मिल जाए कैलकुलेट करने से, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि डी वाला आंसर सही, नहीं, उनका पर्पस ही नहीं था तुमसे कैलकुलेशन करो। फिजिक्स के क्वेश्चन में वो तुमसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्यों करवाएं, ठीक है। तो उनका पर्पस ही नहीं था वहां पे ये पूछना, ठीक है। उन्होंने तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया ताकि वो हम ये बता सके कि इसमें हमें लेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आता है या नहीं आता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में होगा तो ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डायमीटर को हाफ करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो वहां से कैलकुलेशन करने का फाइनल आंसर जो हमें छोड़ना है वो डेसिमल के 2 पॉइंट तक छोड़ना है, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में छोड़ना है। यहाँ पे डेसिमल वाला चीज हम सिर्फ प्लस और माइनस में देखते हैं कि डेसिमल के बाद जितने कम नंबर किसी में है उसमें हम आंसर को छोड़ते हैं सिर्फ प्लस और माइनस में, लेकिन जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है वहां पे हम सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं।
कि जितने सारे डेटा है क्वेश्चन के अंदर उसमें हमें लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास है, तो एक ही डेटा है यहाँ पे, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो फाइनल आंसर को भी हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में छोड़ना है। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे द मास ऑफ ए बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 kg, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, गोल्ड पीस ऑफ मास 20.15 ग्राम 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। फाइनल आंसर को भी हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में छोड़ना है। इसका आंसर अगर देखोगे तो क्या आना चाहिए, बताओ तुम लोग बताओ, इसका आंसर बताओ, देखूंगा अभी आंसर तुम्हारे सामने। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या कहा गया है कि एक बॉक्स है जिसका 2.3 kg, ठीक है, उसमें गोल्ड पीस रखे गए हैं जिसका 20.15 ग्राम है और 20.17 ग्राम है, इस दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो पूछा है पहला क्वेश्चन कि टोटल मास कितना है बॉक्स का, बताओ जरा आंसर क्या होना चाहिए, देखो कि समझ में आया कि नहीं आया अभी तक, क्या होना चाहिए, क्या सोच रहे हो, क्या होगा आंसर। क्या होना चाहिए आंसर, कितना टाइम, तुम लोग बोलते कि नहीं, एक तो है कि अंधेरे करके बैठे रहते हो, वो भी गलत है, ठीक है, उसके बाद भी कुछ मुंह से भी आवाज नहीं निकालते। हाँ 20.3, अच्छा, बाकी लोग बताओ। 40.35। 40.3 कुछ हुआ, अच्छा, और मतलब मुझे लगता है ऐसे ऐड किया गया है इन लोगों ने, इन लोगों के थ्रू ऐसे ऐड किया गया 20.17 20.15 और इसी में 2.3 भी ऐड कर दिया है, ठीक है ना। हाँ हाँ ये ग्राम में है, ये ग्राम है, ग्राम है, उसमें केजी में अगर कन्वर्ट करेंगे ना, हाँ तो कन्वर्ट कर 20130 यहाँ ये डेसिमल खिसक करके यहाँ पे चलाएगा, हाँ डिवाइडेड बाई 1000 करना है ना, तो 0.002 ऐसा आएगा, और ये भी क्या आ जाएगा 0.02 ग्राम हटा दिया, ठीक है, केजी में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरे वाले को क्या लिखेंगे 2.3 2.3, अब ऐड करो हाँ 2.3, कुछ करना ही 0.3 नहीं था, हाँ तो कितना होगा 402 2 नहीं 3, हाँ 3 सॉरी ठीक है, ऐसा हाँ हुआ। लेकिन बुद्धूलाल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही आंसर छोड़ो, 2.3 खत्म हो गया, 2.3 राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये भी 5 से छोटा नंबर है, ठीक है, तो 2.3 इज द आंसर, 2.3 kg इज द आंसर, ठीक है, आंसर हाँ क्या होगा इसका 2.3 2.3 kg। देखते हैं इसका आंसर क्या है, कौन सा क्वेश्चन था ये, सिग्नल बॉक्स, सिग्नल बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर सर 4। दो में ही आंसर क्यों छोड़ना पड़ा? हाँ हाँ, दो दो क्योंकि सिग्निफिकेंट। लिस्ट जितने सारे डेटा थे उसमें, चलो चलो ठीक है, आता हूँ मैं उसके ऊपर, पहले आंसर एक बार चेक कर ले, आंसर क्या है इसका, सिग्नल बॉक्स 4 क्वेश्चन नंबर 4 2.3 kg। अब 4 इसमें आंसर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट देखा ही नहीं, मैं मुझे ऐड करना था, मैंने ये देखा कि डेसिमल के बाद सबसे कम किसके पास है, कहाँ गया, हमें सारे डेटा को ऐड करना था, ठीक है, सारे डेटा को हमें ऐड करना था। एडिशन के लिए क्या रूल कि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, और इधर में इन सब में ज्यादा है, तो मुझे फाइनल आंसर को क्या करना था, डेसिमल के बाद एक डिजिट में ही छोड़ना था, तो एक डिजिट में छोड़ा तो आंसर ये 2.3, राउंडिंग ऑफ करना चाहिए जब बाकी सारे डिजिट को हटा रहे हो, तो इसके बाद वाला नंबर 4 था जो कि 5 से छोटा था, तो इसको एज इट इज छोड़ 2.3। फाइनल आंसर जब हम चीजों को ऐड कर रहे हो तो एडिशन के लिए रूल क्या है
कि जितने सारे डेटा दे रखे हैं उसमें हमें ये देखना है डेसिमल के बाद सबसे कम किसमें है, तो डेसिमल के बाद इसमें एक ही डिजिट, तो फाइनल आंसर को हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट में छोड़ना था। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन अगर होता तब भी आंसर कुछ ऐसा ही होता कि दो सिग्निफिकेंट सबसे कम जो ये है वो इसके अंदर है सिग्निफिकेंट डिजिट दो, तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट में ही आंसर को छोड़ना पड़ता। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? हेलो, किसका क्वेश्चन था? नियति? हाँ हो गया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में डिस्कस कर चुका। जैसे 49 का अगर पूछा जाए, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 4.9 इंटू 10⁻1, क्योंकि ये 5 से छोटा नंबर है इसलिए ऑर्डर का 1 ही रह गया। 51 को लिखना था 5.1 इंटू 10⁻1, 5 से बड़ा नंबर है तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। यहाँ पे 0.049 था, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 4.9 इंटू 10⁻2, ये 5 से छोटा नंबर है, एज इट इज रह गया। 0.050, यहाँ पे 5 जब आ जाता है 5 और ग्रेटर देन 5 तो 1 से इंक्रीज होता है, 1 से इंक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर है? उसी तरह से इसमें भी। अब आते हैं हम लोग एक्यूरेसी, और एक होता है एक्यूरेट मेजरमेंट और एक होता है प्रिसाइज। ठीक है, जिन लोगों ने किया होगा प्रैक्टिकल उसमें ये सब चीज बताया गया होगा, एक्यूरेट वैल्यू और प्रिसाइज वैल्यू। मैंने बताया था कल वाली क्लास में भी, एक्यूरेट वैल्यू हम उसको कहते हैं जो एक्चुअल वैल्यू के आसपास हो। ठीक है, और प्रिसाइज वैल्यू वो होता है जो प्रिसिजन होता है, वो डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि वो मिनिमम कितना एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? रिजोल्यूशन और लिमिट के ऊपर, जो वो मिनिमम मेजर कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक हम लोग ले लेते हैं कि कोई सर्टेन लेंथ है जो 1.234 सेंटीमीटर। ठीक है, इन वन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, एक ऐसा इंसान जो मेजर कर रहा है 1 मिलीमीटर वाले, मतलब जिसमें ग्रेजुएशन जो किया हुआ है वो मिनिमम रिजोल्यूशन क्या है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर दैट इज 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर तक वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ठीक है, द मेजर्ड वैल्यू इज फाउंड टू बी, वो जो जिसके ऊपर मिलीमीटर में ग्रेजुएशन किया हुआ है, मार्किंग किया हुआ है, उससे वो मेजर करके बताता है 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, while in another experiment using a measuring device of greater resolution, जिसका रिजोल्यूशन 0.01 है, ये मान लो कि वर्नियर कैलिपर से दूसरा स्क्रू गेज है, उसका और भी ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करता है, उसका रिजोल्यूशन 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ से जब लेंथ डिटरमाइन किया गया तो 1.53 सेंटीमीटर आया। ठीक है, दो पर्सन, एक ने मिलीमीटर वाले स्केल से मेजर किया, एक्चुअल लेंथ इतना है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ इतना 1.234 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन जब मिलीमीटर वाले स्केल से मेजर किया गया तो ये 1.1 सेंटीमीटर आया। ठीक है, लेकिन जब उसको और ग्रेटर रिजोल्यूशन वाले डिवाइस से मेजर किया गया तो वो इंसान बता रहा है कि 1.53 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ तुम्हें, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, तो किसको कहेंगे? फर्स्ट मेजरमेंट हैज मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसाइज। क्यों कहा ऐसा? जबकि सेकेंड मेजरमेंट को कहा इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। ठीक है, हाँ हाँ, एक्यूरेट वैल्यू हम इसको कहेंगे, देखो एक्चुअल वैल्यू कितना था 1.234, तो ये वाला वैल्यू 1.1 है, ये वाला वैल्यू ज्यादा इसके क्लोज है कि 1.53 इसके क्लोज है? कौन सा है क्लोज? कौन सा क्लोज है इसके क्लोज? 1.234 के क्लोजर वैल्यू कौन सा, 1.1 वाला है या 1.53 वाला? 1.1 वाला इसका ज्यादा क्लोज वैल्यू। तो फर्स्ट मेजरमेंट जो है वो ज्यादा एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा क्लोज है, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसिशन अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा वैल्यू होगा? ये वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होगा, क्योंकि इसको ज्यादा ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जो 1 मिलीमीटर से भी छोटे लेंथ को मेजर कर सकता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया, तो ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है लेकिन लेस एक्यूरेट। ठीक है, तो प्रिसिशन जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के ऊपर, मतलब कि किस इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम क्या मेजर कर सकते हैं सही से। ठीक है, तो ये पहले मिलीमीटर वाला स्केल लिया था, उसके लिए प्रिसिशन अगर कहेंगे या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर था, यानी कि 1 मिलीमीटर तक वो एक्यूरेटली मेजर कर रहा था। लेकिन अब एक उसने ऐसा डिवाइस लिया जिसका रिजोल्यूशन और भी ज्यादा है,
मतलब 0.01 और ज्यादा एक्यूरेटली वो मेजर कर सकता है, डेसिमल के 2 पॉइंट तक वो सही सही मेजर कर सकता है। तो इससे जब वो मेजर कर रहा है तो वो उसका वैल्यू बता रहा है 1.53 सेंटीमीटर। ठीक है, रीडिंग उसने जो लिया 1.53 सेंटीमीटर है। तो इस हिसाब से मतलब डेसिमल के 2 पॉइंट तक वो करेक्ट बता रहा है, तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक जो उसने मेजर किया है ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, लेकिन एक्यूरेसी के हिसाब से वो करेक्ट नहीं है। एक्यूरेसी की एक्चुअल लेंथ यहाँ था, एक्चुअल लेंथ ये है 1.234। तो दो डिफरेंट स्टूडेंट को जब कहा गया है तो एक ने पहले वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से, तो 1.1 सेंटीमीटर बताया, जबकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट से उसी स्टूडेंट ने जब मेजर किया तो 1.53 बताया। अब पूछा जा रहा है कि इसमें ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, तो एक्यूरेट ये वाला वैल्यू है, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा क्लोजर है और ये एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है ये 1.5। लेकिन इसका प्रिसिशन ज्यादा है क्योंकि जो इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो 0.01 सेंटीमीटर का है। ये चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक्यूरेट वैल्यू अलग है, प्रिसाइज वैल्यू अलग। हाँ सर। ठीक है, चलो देखना है फिर में जो डीपीपी गया है तुम्हें, उसी डीपीपी में 1 2 3 सब है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर उसके बाद नीचे जाओ तो एरर इन मेजरमेंट है, और उसके बाद जाने पर है बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो बेसिक ये तीनों एक ही दिन में खत्म करना था, लेकिन लग रहा है ये 2 ही हो पाएगा, एरर इन मेजरमेंट तक पहुंच पाएंगे। अभी टाइम क्या हो रहा है? 1 आवर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें शुरू वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, वो वाला कर देना, बन जाएगा, उसमें थ्योरी है एक्चुअली। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, सही है। ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो क्या कहेंगे? हम्म, सेकेंड वाला भी ट्रू है। ठीक है, दिखाओ क्या क्वेश्चन इस पे यार, सब लोग देख पा रहे हो? अभी जो मैंने शेयर किया है ग्रुप में उस पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, डीपीपी 1 सिग्निफिकेंट फिगर वाले से स्टेट ट्रू और फॉल्स वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन। फिर उसके बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन है। फिर राउंडिंग ऑफ वाले क्वेश्चन है कि कब, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट में छोड़ना है, वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करके छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद इवेल्युएट द फॉलोइंग, एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, डिवीजन वाला, मल्टीप्लीकेशन वाला, वो सब चीजें। फाइनल आंसर बताना है सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे उसके। ठीक है, उसके बाद स्पीड दे रखा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, फिर उसके बाद पैसेज जो है, पैसेज में वो ऑर्डर वाले क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें ऑर्डर बताना है। ठीक है, और उसके बाद 18 में मैच द फॉलोइंग कॉलम है, वो भी वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट वाले क्वेश्चन। तो ये वाला खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग एरर्स इन मेजरमेंट, सेकेंड वाले डीपीपी के लिए, कुछ पहले थ्योरी में। ठीक है, तो एरर्स, कितने टाइप के एरर होते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। अगर तुम्हें मेजर करने के लिए कहा जाए, एक्चुअल लेंथ कुछ और है और जब हमने मेजर किया तो ऑब्जर्वर के ऊपर वो डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत टाइप के एरर हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर भी होते हैं जिसका जीरो ही घिसा हुआ, दिख नहीं रहा कि कहाँ से जीरो हम लेना है, मतलब कहाँ पे मार्क करके स्टार्ट करें मेजरमेंट लेना। ठीक है, और कुछ होते हैं जो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो ले रहा है वो ठीक ठीक देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, ठीक है, उसका आंख सही सलामत है या नहीं। ठीक है, या फिर जब रीडिंग ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं। जनरली कहा जाता है पैरालैक्स एकदम सामने रख करके रीडिंग लेने को कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई ऊपर से ऐसे देख रहा है तब भी वो गलत रीडिंग लेगा, कोई नीचे से ऐसे देख रहा है तब भी गलत रीडिंग लेगा। ठीक है, तो एरर कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, एक एक्चुअल वैल्यू होगा और दूसरा पर्सन के थ्रू मेजर्ड वैल्यू होगा। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, और फिजिक्स में या फिर इंजीनियरिंग में ये एरर वाला जो चीज़ है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। या सोचो कि तुम्हें इंजीनियरिंग करके कोई ब्रिज ब्रिज कंस्ट्रक्ट करे, उसमें थोड़ा एक गड़बड़ी छोटा सा लाखों इंसान का जान ले लेगा। ठीक है, तो एरर बहुत मायने रखता है वहाँ पे। ठीक है, कुछ एरर ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर किसको कहेंगे? तो जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसके मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गड़बड़ी हुआ है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर और कह सकते हैं। सब कुछ है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उसमें ग्रेजुएशन सही ढंग से नहीं किया गया है, मार्किंग इक्वल इंटरवल पे नहीं किया गया है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से आता है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया है वो एरर। दूसरा आता है इन्वायरमेंटल एरर। दीज आर ड्यू टू द चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन। हाँ,
इन्वायरमेंटल एरर्स, जब भी हम लोग को दिया जाता था थर्मल फिजिक्स वाला एक्सपेरिमेंट, तो कहा जाता था कि इस एक्सपेरिमेंट को आज के आज ही खत्म कर लेना, ठीक है, क्योंकि कल को अगर आओगे तुम वापस अधूरा छोड़ करके इस एक्सपेरिमेंट को करने, तुम्हें वापस से शुरू से करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों? तो कहा कि आज का जो ह्यूमिडिटी है, कोई जरूरी नहीं कि कल का ह्यूमिडिटी वही हो, आज का जो टेम्परेचर है इस टाइम पे, कल जरूरी नहीं कि वही टेम्परेचर, ठीक है। तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो these errors are due to the change in external environment conditions such as temperature, pressure, humidity, dust, ये सब, ठीक है। मान लो कोई पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हैं, अभी हवा धीरे धीरे ये हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और उस समय आंधी चला, बाहर में हवा चला हो ज्यादा, तो उस वाइब्रेशन का भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल एरर होते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर, दिस एरर अराइजेस ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus और केयरलेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। ये पूरी तरह से ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कितना केयरफुली वो ऑब्जर्वेशन को ले रहा है। कुछ रैंडम एरर होते हैं जिसके कॉज पता नहीं है, ठीक है, और ये काफी रेगुलर होते हैं। जैसे मान लो कि पेंडुलम वाला ही एग्जांपल मैं लूँ, पेंडुलम से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यहाँ से कोई हैवी व्हीकल चला गया तो अलग एरर आ जाएगा, ठीक है। तो उस सारे कंडीशन के ऊपर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल नहीं लगा सकते, तो रैंडम एरर होते हैं कुछ, ठीक है। दीज आर ड्यू टू अननोन कॉज, दे आर occurs irregularly and variable in magnitude and sign. Since the cause of these errors are not known precisely, they cannot be eliminated completely, ठीक है। अब है कि रैंडम एरर को हम कम कर सकते हैं, पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, एरर को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे करते हैं? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेकर के, एक ऑब्जर्वेशन बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लिया और उसके बाद फिर उसका मीन वैल्यू, ये सब चीज कैलकुलेशन, तो कैसे हम लोग एरर को मिनिमाइज करते हैं वो सब चीज आगे हम लोग देखने वाले, ठीक है। उसका नेक्स्ट टाइप का जो एरर है, दैट इज ग्रॉस एरर, अराइजेस ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस और मिस्टेक्स इन टेकिंग रीडिंग और कैलकुलेटिंग द रिकॉर्ड, कैलकुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट रिजल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बताया इसमें, रीडिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर इनिशियल सेटिंग, टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली विदाउट टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस, कमिटिंग मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, पुटिंग इन प्रॉपर वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन, ये सब है। अब है कि एरर को अगर हमें कम करना है तो क्या स्टेप्स लेने हैं। तो नंबर ऑफ मेजरमेंट पहले लेना है, डेटा हमें कलेक्ट करना है। मान लेते हैं कि कहीं पे बहुत सारा डेटा हमने कलेक्ट किया, A1 A2 A3 एन डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, इन सब का मीन वैल्यू निकालना। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई एन, सारे डेटा को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई एन, दैट इज द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जब निकाल लिया, उसके बाद जो एक्चुअल रीडिंग है A1 A2 A3, एक्चुअल नहीं कहेंगे, जो हमने लिया है, और जो मीन वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। मीन माइनस रीडिंग, मीन माइनस रीडिंग 2, मीन माइनस रीडिंग 3, इन सब का मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू निकालने के बाद जो आता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये मीन वैल्यू, ये मतलब जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, जिसको हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर नाम दिया है, तो इसमें ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा मॉड वाला वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू लेना, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू लिया तो ये जो आया कैलकुलेट होकर के, ये जो डिफरेंसेस था, डिफरेंसेस का मीन चलाया। किसी, अब सोच कर देखो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि कहीं बहुत सारे डेटा था मेरे पास, जिससे से मीन वैल्यू 1.24 आ गया। अब कोई पहला वाला जो डेटा है मेरे पास 1.21 है, दूसरा वाला डेटा 1.25 है, तीसरा वाला डेटा 1.26 है, कोई 1.24 है, ठीक है, कोई 1.29 है, या 6 है, 7 है, ऐसा, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये तो मीन वैल्यू था हमारा, सबको ऐड करके डिवाइड किया, जितने डेटा थे 1 2 3 4 5, सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो मीन वैल्यू निकल के आता है। मान लेते हैं मेरा मीन वैल्यू ये आया, सपोज दैट। तो इसमें से अब हमें क्या करना है, पहले वाले डेटा को माइनस कर, 1.24 माइनस 1.21 जो आया वो डेल्टा A1 है, मतलब पहले वाले का मीन वैल्यू के साथ कितना डिफरेंस आ रहा है, वो डेल्टा A1। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 1.24 मीन वैल्यू में से फिर सेकंड वाले डेटा को सब्ट्रैक्ट किया, मीन वैल्यू माइनस सेकंड डेटा, उसी तरह से मीन वैल्यू माइनस थर्ड डेटा, इस तरह से। और इस तरह से हम पूरे जितने सारे डेटा कलेक्ट किए तो उन सबका वैल्यू निकालेंगे। अब हो सकता है कि ये कोई पॉजिटिव आ जाए, कोई निगेटिव आ जाए, कोई जीरो आ जाए। कोई मान लो कि 1.26 वाला मान लेते हैं, 1.26 वाला अगर लेंगे तो 1.24 माइनस 1.26, ये कितना वैल्यू आ रहा है, जीरो माइनस 0.02, ठीक है। तो कुछ निगेटिव वैल्यू में भी मिल सकता है,
कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी मिल सकता है। लेकिन जब हम उसका मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर जब निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स, तो उसमें हम मॉड लगा देते हैं, मतलब उसके पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि जो हम एरर कैलकुलेट करते हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करते हैं, और मैक्सिमम नंबर हमें तभी मिलेगा ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम सबका पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। वो -0.02 जो दिख रहा है उसको भी हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो +0.02 के रूप में पुट करेंगे। ठीक है, और फिर से जितना ये मीन वैल्यू आया है, एब्सोल्यूट वैल्यू, उन सब का भी मीन निकालने के। ठीक है, तो ये जो आया है ये आया है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और फिर जो ट्रू वैल्यू है उसको हम ऐसे लिखेंगे, या रीडिंग को हम ऐसे लिखेंगे ए, ये ए मीन होगा, और ये डेल्टा ए भी डेल्टा ए मीन होगा, मतलब ये जो हमने कैलकुलेट किया है वो। तो इस तरह से लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? ए मीन, नोट्स में है क्लियरली ये चीज लिखा हुआ। रीडिंग को हम कैसे लिखेंगे? ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन कैसे निकाला? इन सब का जो भी वैल्यू था सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय एन करके। ठीक है, तो ये इसका रीडिंग बनेगा। ठीक है, अब अगर हमें निकालना हो कि इसमें एरर कितना हो सकता है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन जो हमने कैलकुलेट कर रखा है डिवाइडेड बाय ए मीन, डेल्टा ए मीन बाय ए मीन, इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, ये हो जाएगा रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना होगा तो फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिलेटिव एरर इंटू 100 दैट इज द परसेंटेज एरर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नोट्स में जाओगे तो तुम्हें हमेशा एक एग्जांपल मिलेगा, नीचे में एक एग्जांपल दिया गया है, या फिर चाहते हो कि ऐसा क्वेश्चन ले तो मैं डीसी पांडे वाले बुक से लेता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। जैसे एक डेटा हमने लिया यहाँ पे, जब वहाँ diameter of a wire as measured by screw gauge was found to be 2.620, 2.625, 2.630, 2.628, 2.626 सेंटीमीटर। हमें पूछा गया है इसका मीन वैल्यू निकालो। आसान है, जितने सारे डेटा है सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 डेटा है तो डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। ये कुछ आया कैलकुलेट होकर के। हमने ये देखा कि सबसे लेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सब में कितना है? 3 है, तो 3 डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक फाइनल आंसर को छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कितना था? 1 2 3, इसके अंदर भी 3, इसके अंदर भी 3, सबके अंदर 3 3 है। हम ऐड कर रहे हैं, हम लोग सबको, इन सबको ऐड कर रहे हैं, इसलिए डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको छोड़ना है। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया मीन वैल्यू। ठीक है, अब हमें करना क्या है? जितने इंडिविजुअल वैल्यू है उसको मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मीन वैल्यू कितना आया? 2.626, 2.626 माइनस फर्स्ट वैल्यू 2.620, ये आया 0.006 सेंटीमीटर। उसी तरह से दूसरे वाले को, तीसरे वाले में निगेटिव आ गया, देखो, चौथे वाले में क्या? तो निगेटिव आ गया, पांचवे में 0 है। लेकिन जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं तो सबके पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, सबके पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। क्लियर? तो सबके पॉजिटिव वैल्यू को लिया, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, सबके पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ डेटा था उसे डिवाइड कर दिया, तो ये जो निकल के आया वो डेल्टा ए मीन निकल के आया। फ्रैक्शनल एरर जब हमें निकालना है, हाँ, पर हमें लाइक मीन एब्सोल्यूट एरर से क्या एरर है वो कैसे पता चल रहा है? I mean, वो तो हम लोग को जो एक्चुअल डेटा दिया हुआ था सारा डायमीटर का, उसका मीन निकाले तो उससे हमें एरर कैसे पता चल रहा है? उससे मैंने ये क्या कहा? मैंने कहा कि एरर को कंप्लीटली हम खत्म नहीं कर सकते। हाँ, एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। एरर को मिनिमाइज कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ डेटा लेकर के, डेटा लिया, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ है, उसका मीन वैल्यू लेकर के हम इस एरर को मिनिमाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं करें। कि मीन
डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, तो मीन इसी के आसपास का, मतलब एक्चुअल जो वैल्यू होगा वो इसी के आसपास का वैल्यू होगा। हम लोग तो ऑब्जर्वेशन ले ही इसीलिए रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एरर हो सकता है, लेकिन एरर को मिनिमाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन, ये आ गया। उसके बाद परसेंटेज एरर, उसके बाद डायमीटर ऑफ वायर। परसेंटेज एरर कैसे निकाला हमने, तो परसेंटेज एरर में जो फ्रैक्शनल एरर था इनटू 100 करके, तो परसेंटेज देखो यहाँ पे बता दिया कि इसमें अगर एरर हो भी सकता है तो इतने का एरर होगा, प्लस माइनस 0.1% का, ठीक है। तो डायमीटर जो होगा, जो मीन वैल्यू आया है, प्लस माइनस 0. ऐसे लिखते हैं हम लोग। इसमें अगर एरर हुआ होगा तो इतने के आसपास, ठीक है। कि अगर एरर हुआ भी होगा अगर हमारा, तो इसका 0.1% निकालो, उतना प्लस और माइनस इसी के बीच में होगा इसका डायमीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा करके हम एरर को कम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या है। अब कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे x इक्वल टू ए प्लस बी लिख दिया गया है, ठीक है। तो ए और बी दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रेसिस्टेंस, तुम लोगों ने 10th क्लास में रेसिस्टेंस किया होगा। ये सीरीज में अगर कोई रेसिस्टर है, जैसे R1 दूसरा R2, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, R इक्विवेलेंट को लिखते हैं R1 प्लस R2। अब बताओ, इस रेसिस्टेंस के रीडिंग में अगर कुछ एरर हुआ, अगर इस रेसिस्टेंस के रीडिंग में कुछ एरर हुआ, तो इक्विवेलेंट में भी तो कुछ एरर होगा, ठीक है। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एक्सप्रेस हो रहा हो, जैसे दो रेसिस्टर को सीरीज में लगाया, दोनों रेसिस्टर के इक्विवेलेंट में जो रिलेशन है वो R1 प्लस R2 का रिलेशन, मतलब प्लस वाला रिलेशन है, ए प्लस बी, दो को हम ऐड कर रहे हैं, दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कुछ एरर है, इसके अंदर भी कुछ एरर है, तो एक्स के अंदर भी कुछ एरर होगा, होगा ना। तो वही चीज है कि मान लेते हैं कि ए के अंदर डेल्टा एरर, बी के रीडिंग में डेल्टा बी रीडिंग एरर है, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू होगा वो हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी का जो वैल्यू होगा कैसे लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब ये है एक्स प्लस, तो एक्स में भी एरर है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऐसा। अब इसमें इकट्ठा कर दो, ए और बी को ऐड कर दो, ए और बी जैसे ही ऐड करेंगे, ए प्लस बी ऐड करते ही ये क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, ए प्लस बी एक्स। तो ये वाला एक्स और इधर का जो एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, एक्स वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ तो डेल्टा एक्स क्या बना, डेल्टा एक्स बना डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा, यानी कि जो एरर हो सकता है इसके अंदर, वो ए का जो एरर है प्लस बी का जो एरर है। इस ये सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये हो सकता है प्लस में, ठीक है। मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर हो सकता है वो प्लस में हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर को प्लस वाले को हम बताएंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। प्लस में हुआ तभी, माइनस में हुआ तभी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, V1 V2 है, वॉल्यूम है, ठीक है। ये एक्चुअल वॉल्यूम है, ये मतलब उसका सर्टेन वैल्यू है, और जो एरर हो सकता है दैट इज 0.02। उसी तरह से दूसरे वाले में एरर के साथ लिखेंगे तो ऐसे, ठीक है। अब हमें कहा गया कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंस। तो सम और डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे V1 और V2 को हमें ऐड कर, तो पहले तुम नंबर को एज इट इज ऐड कर दो। नंबर जो सर्टेन, सर्टेन कौन सा है, ये वाला सर्टेन था, और ये वाला सर्टेन कौन सा, 10.2 और 6.4। देखो यहाँ पे V1 प्लस V2 जब किया तो उन्होंने सर्टेन जो नंबर है उसको ऐड कर दिया, और कहा कि चूंकि हमें एडिशन करना है, इसलिए ये वाला डेल्टा V1 है, ये वाला डेल्टा V2 है, इसलिए जो मैक्सिमम एरर हो सकता है दैट इज डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, आगे प्लस माइनस। तो डेल्टा V को क्या लिख दिया, 0.02, और ये 0.+0.01 प्लस माइनस 0.02। क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये डेल्टा V को हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लस माइनस करके लिख देंगे फाइनल। अगर हमें सम पूछा गया है तो प्लस माइनस 0.03। डिफरेंस भी पूछा जाएगा तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, किसका, 10.6 का और 6.4 का डिफरेंस होगा। लेकिन ये हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल है, मैंने क्या कहा, डिफरेंस जो है ये ऐड ही होता है, तो ये हमेशा 0.03 ही लिखा जाएगा। डिफरेंस करने से ये 3.8 हो गया, सम करने से ये 16.6 हो गया,
लेकिन जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर था वो 0.03 ही है दोनों में। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, देखो यही सब एग्जांपल वहां पे भी नोट्स में भी तुम्हें यही वाला एग्जांपल मिलेगा। ठीक है, एरर्स इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में अगर एरर हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोडक्ट में अगर कोई चीज है, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जो प्रोडक्ट में दो फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है और ये ए और बी कोई दूसरा। तो ए के अंदर भी अगर कुछ एरर है डेल्टा ए का, बी के अंदर भी कुछ एरर है डेल्टा बी का, तो क्या करेंगे हम? एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिखेंगे। हमने क्या किया, यहाँ से एक्स को कॉमन निकाल दिया, तो एक्स एक्स की जगह पे वो 1 आ गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। इधर में ए को कॉमन निकाला 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इधर में बी को कॉमन निकाला 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब क्या करेंगे, ए बी और एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स था वो ए बी के इक्वल था, दोनों प्रोडक्ट में है तो कैंसिल हो जाए। कैंसिल हो गया एक्स और इधर में ए बी वाला टर्म बचा क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। इधर में क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और दूसरी तरफ 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। अब दो छोटे नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो स्मॉलर नंबर है, इनको अगर मल्टीप्लाई करें, ये छोटा नंबर था ये भी छोटा, ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 0.01 में तुम 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 0.001 ऐसा है, तो और छोटा हो गया। ठीक है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, किसको, इस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस वाले पार्ट को हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। तो बचेगा क्या, डेल्टा ए बाई ए, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी, और इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ये डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी इतना स्मॉल है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, इसको जीरो कर दिया गया। ठीक है, तो फाइनल क्या आया, अगर कोई चीज प्रोडक्ट या क्वोशिएंट में एक्सप्रेस किया जा रहा हो तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी रहेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हो सकता है, अगर हमें डेल्टा एक्स निकालना होगा तो एक्स से इससे मल्टीप्लाई करना, पहले ये निकाल लेंगे और उसके बाद एक्स से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, प्लस माइनस के टर्म में उससे इसको लिख देना है। डिवीजन के फॉर्म में अगर हुआ तब के लिए क्या करेंगे, डिवीजन के फॉर्म में है तब वापस से वही चीज, ए और बी, ए बाई बी था। ठीक है, तो एक्स में अगर चेंज करते हैं, ए में अगर थोड़ा चेंज हुआ, बी में भी अगर थोड़ा चेंज हुआ, तो रीडिंग के अंदर भी थोड़ा चेंज आएगा। ठीक है, तो एक्स में भी थोड़ा चेंज हुआ, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स हो चुका है। ठीक है, अब अगर हमने ए और बी, यहाँ से ए बाई बी जो था इसको अगर कैंसिल कर दिया जाए एक्स से, तो बचा क्या, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ये एज इट इज छोड़ा, इसको उठा कर ले गया ऊपर और पावर कर दिया -1, कर सकते हैं ना। अब बाइनोमियल यूज कर देंगे, जैसे बाइनोमियल यूज करेंगे तो बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट ये है कि पावर चलाता है यहाँ पे, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो जो प्लस वाला था उसके साथ -1 मल्टीप्लाई, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसको लिखा है यहाँ पे, ऊपर वाले को माइनस कर दिया, नीचे वाले को प्लस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई करने का है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी वही उसी फॉर्मेट में आएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 हुआ, फिर 1 को डेल्टा बी बाई बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर डेल्टा ए बाई ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जो 1 वाला टर्म था कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ऐसा कुछ पहला प्रोडक्ट की तरह ही मिलाया। माइनस प्लस है तो हमें तो मैक्सिमम ऑल पॉसिबिलिटीज ये सब है, हमें तो प्लस वाला ही लिखना है, तो प्लस वाला डेल्टा ए बाई डेल्टा बी बाई बी, ये हम बताएंगे एरर को। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो, उसके बाद अगर कुछ पावर है यहाँ पे, कुछ पावर अगर रेज किया हुआ है ऐसे, कोई क्वांटिटी है x a टू द पावर n बाई b टू द पावर m, देन क्या करना है हमें, लॉग ले लेना है, log x इक्वल टू n log a माइनस m log b। ठीक है, जो लॉग का रूल है उसके अकॉर्डिंग,
क्योंकि इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ऐसे, तो सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन हर जगह पे हो रहा है। ये हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का 1/x, तो 1/x और x के लिए dx लिखा है यहाँ पे। उसी तरह से इधर में n तो पावर में आगे में है इंटू dA/a, उसी तरह से m इंटू dV/b। ठीक है, तो फाइनली जो चेंज इसके अंदर या फिर एरर जो मैक्सिमम एरर मिलने वाला है, वो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई। एग्जाम्पल के लिए चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेंसिटी इक्वल टू है मास बाई वॉल्यूम। अगर ठीक है, मास में परसेंटेज एरर इन मास, एम के अंदर परसेंटेज एरर कितना है, मान लेते हैं 2% का है। ठीक है, परसेंटेज एरर इन मास, या तो ऐसा लिखेंगे, इतना अगर नहीं लिखना चाहेंगे वो, तो ऐसे लिखेंगे डेल एम बाई एम इंटू 100, यानी परसेंटेज एरर इन एम मान लेते हैं 2% का। ठीक है, एंड परसेंटेज एरर इन लेंथ में क्या दिया कि 3% का है, यानी कि डेल्टा एल बाई एल जो है वो है 3% का। तुमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितने का है। तो तुम्हें ऐसे देखना है कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर v है, ये v इसको l के टर्म में लिखना है, तो m बाई एल का क्यूब ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। ठीक है, अब तुम्हें ये देखना है कि पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पावर 3, तो परसेंटेज एरर मास का, ठीक है, पावर पहले आगे लिखना होता है, ये पावर है, तो 1 इंटू डेल एम बाई एम ऐसे लिखेंगे, इंटू 100 परसेंटेज एरर, चलो ठीक है, इंटू 100 प्लस दूसरा कितना है, 3 है पावर यहाँ पे, तो 3 इंटू डेल एल बाई एल इंटू 100, और ये परसेंटेज दे रखा है कितना है, डेल एम बाई एम इंटू 100 का वैल्यू 2 दे रखा है, तो 1 इंटू 2% प्लस 3 इंटू 3%, यानी कि टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो 2 प्लस 3 इंटू 3 9, 2 प्लस 9, यानी कि टोटल कितना हो गया, 11% का एरर आ सकता है डेंसिटी के कैलकुलेशन में। अगर मास के कैलकुलेशन में और लेंथ के कैलकुलेशन में एरर है रिस्पेक्टिवली 2% और 3% का, तो डेंसिटी की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी में मैक्सिमम जो एरर आ सकता है वो 11% का एरर आ सकता है। क्लियर, ठीक है यहाँ तक। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर, इस वाले के ऊपर, इस वाले प्रॉपर्टी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर एरर से क्वेश्चन आएगा आएगा तो ज्यादा चांसेस है कि वो परसेंटेज एरर में यहीं से क्वेश्चन उठाएंगे, ज्यादा चांस। ठीक है, सर एक बार ये वापस समझा दीजिए। हाँ हाँ, वापस एक बार रिपीट कर दो। मैंने ये कहा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिपेंड करा है बेसिक क्वांटिटी के ऊपर, तुम्हें वो ध्यान रखना है, तो वो पावर से पता चल जाता है कि डेंसिटी इक्वल टू, हमने क्या कहा, मास बाई वॉल्यूम का, और वॉल्यूम को क्या लिखा, लेंथ का क्यूब, एल का क्यूब ऐसे लिखा। तो ये इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 3, तो जो हम डेल्टा रो बाई रो परसेंटेज इन डेंसिटी लिख रहे होंगे, परसेंटेज इन डेंसिटी, तो इसका मतलब है इसका जो पावर है एम पे पावर है, एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो 1 इंटू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, और फिर प्लस, हमेशा ये ऊपर जाने पर माइनस तुम्हें दिख रहा होगा पावर निगेटिव है, लेकिन हमेशा मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते इसके प्लस से लिखते हैं, 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 1। ठीक है, तो डेल्टा रो बाई रो ये परसेंटेज है डेंसिटी का। अब डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 दिया हुआ है, परसेंटेज कितना था इसका, 2% का, हमने क्या किया इधर में 2% लिख दिया, यहाँ पे कितना था, डेल्टा एल बाई एल 3% का, तो इंटू 3% लिख दिया, ये टोटल कितना हो चुका, 2 प्लस 9, यानी कि 11% का एरर इसके अंदर डेंसिटी के अंदर आ सकता है। इसी तरह से कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर होगा तो वो, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इसके ऊपर मुझे एक दो क्वेश्चन कराना है तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं ले लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही चलते हैं सीधा। कहाँ चला गया,
पूछाए हुए जो क्वेश्चन है उसी को देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नंबर 15 ही करो, देखो कितना है। कितना होगा परसेंटेज एरर? ए बी सी एंड डी, ये तीन चीज चार दे रखा है। पहले का ए का परसेंटेज एरर 1% का है, लेकिन ए पे पावर 3 है, तो ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 1%, प्लस प्लस दूसरे वाले का कितना है, दूसरे वाले का पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2%। ठीक है, प्लस सी पे पावर 1, तो 1 इंटू 3%, प्लस कितना है, डी के ऊपर पावर 1 है, तो 1 इंटू 4%। अब सबको ऐड कर दो, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, कितना होगा? हाँ 17 दिख रहा है तुम्हें? 17 तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ 14 सेकेंड ऑप्शन। हाँ 3 3 6 6 और 4 10, 10 और 4 14, कहाँ से 17? ठीक है, तो 14% का एरर इसके अंदर होगा, तो यही आंसर है। और ये इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा पावर लेना है, परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देना है, और ये आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये 2013 का क्वेश्चन दिख रहा है, और भी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, then the error in the determination of volume of the sphere will be। स्फीयर के वॉल्यूम में, रेडियस में बोल दिया कि रेडियस में 2% का एरर है, तो सबसे पहले तो तुम्हें वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब में। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि रेडियस का क्यूब कैसे डिपेंड कर रहा है, तो r⁻3, तो पावर इसका 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा v बाई वी। ऐसे देखो स्कूल में अगर लिखना होगा तो ऐसे, अगर फट से आंसर करना है तो हम तो 3 इंटू 2 6 करके निकल लेंगे। ठीक है, लेकिन स्कूल में जब करना हो तो पहले ये फॉर्मूला लिखना है, फिर तुम्हें ऐसे लिखना है कि डेल्टा v बाई वी इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ठीक है, और फिर डेल्टा वी बाई वी, ये जो परसेंटेज रह रहा है वॉल्यूम में, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर, जो कि है कितना, 2%। ये आ चुका है 6%। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये था परसेंटेज वाले कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इलस्ट्रेशन है, वो देख लेना उधर से पास है, और ये अभी मैंने करा दिया है। ठीक है, कि अगर कोई भी, यहाँ तक हमने किया था एब्सोल्यूट एरर तक, उसके बाद है कि कोई एक्सप्रेशन अगर ए प्लस बी है या ए माइनस बी है, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अगर कोई चीज प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है या क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स डेल्टा ए बाई ए प्लस प्लस डेल्टा बी बाई बी होगा। अगर कोई चीज पावर के फॉर्म में लिखा गया है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू वो पावर इंटू फिजिकल क्वांटिटी डेल्टा ए बाई ए, ऐसा। अगर पी क्यू आर है तो पी इंटू डेल्टा ए बाई ए, क्यू इंटू डेल्टा बी बाई बी, आर इंटू डेल्टा सी बाई सी। ठीक है, ऐसा होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद बिगनर बॉक्स है यहाँ, ठीक है। फिर शुरू हो रहा है लास्ट इसका टॉपिक जो है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। लेकिन पहले उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा वो जो इलस्ट्रेशन में है। ये सब क्वेश्चन इसके ऊपर है, वो बन जाने वाला है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पहले लेते हैं हम लोग एरर के ऊपर। ये तो बता दिया मैंने अभी, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है, रिलेटिव एरर कैसे निकालना है, परसेंटेज एरर कैसे निकालना है, ठीक है। ये मैथ भी मैं शेयर कर दूंगा ऐसे ग्रुप में, ठीक है। सर हम्म सर ये सारे फॉर्मूलाज का लॉजिक ढंग से क्लियर नहीं हुआ है। क्या नहीं क्लियर हो? तो क्लियर नहीं हो रहा तो फिर पूछा क्यों नहीं उस टाइम पे? क्या लॉजिक तुम्हें चाहिए उसमें? कि एब्सोल्यूट एरर में इस वे में क्यों निकाल रहे हो हम? नहीं तुम कैसे, हम मान लो तो चलो ठीक है, रुको अभी, क्लियर नहीं हुआ। ये इतने सारे डेटा मैंने कलेक्ट किया कहीं से, ठीक है। कोई किसी मुझे कहा गया कोई मेजरमेंट लेने को, वर्नियर कैलिपर से मैंने मेजरमेंट लिया और इतना सारा डेटा कैलकुलेट कैलकुलेट किया, ठीक है। कहीं पे 3.29 मिला। उसी चीज को मैंने जब दूसरी तरफ से मेजर किया तो 3.28। जैसे मान लो कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिला भी होगा ये डायमीटर वायर का, तो कभी यहाँ पे लगाते कभी यहाँ पे लगाते ये स्क्रू गॉज को, और फिर मेजर करते डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। तो कभी ये डेटा मिल रहा है, कभी ये मिल रहा है, कभी ये मिल रहा है। और इसमें एक्चुअल क्या है, क्या सही है, सही क्या है इसमें, पूछ रहा हूँ। इसमें सही क्या है, कौन सा है जो एक्चुअल है? मैंने कहा कि एरर को हम कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, हम यहाँ पे एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से मैंने डेटा लिया, ऐसा आया, तो मैं क्या कहूंगा, मैं इसमें से कौन सा सिलेक्ट करूंगा? मीन वैल्यू निकालूंगा ना मैं इसका, क्या निकालूंगा? अरे मैं इसका क्या निकालूंगा, मीन वैल्यू निकाल करके बताऊंगा ना कि हाँ इतना सारा डेटा है मेरे पास। तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई जो डेटा था उससे डिवाइड कर दिया, तो मीन वैल्यू निकल के आया। वो आसपास में उसमें भी एरर हो सकता है, कितना एरर है उसके अंदर भी हम एरर निकाल रहे हैं, मीन वैल्यू के अंदर भी हम एरर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीन वैल्यू से इसको सब्ट्रैक्ट किया, मीन वैल्यू से इसको सब्ट्रैक्ट किया, मीन वैल्यू से इसको सब्ट्रैक्ट किया। सबको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये रहा कि पहले वाले डेटा से मीन वैल्यू का कितना एरर है वो निकाला मैंने। अब इससे एक्यूरेट और क्या निकालू बताओ? मैंने मीन हाँ वैल्यू पहले सर यहाँ ठीक पे है, अब सबका मीन समझ वैल्यू रहे हैं। निकाला, तुम्हें लॉजिक समझ में नहीं आया इसका? मीन हाँ वैल्यू पहले अब मैंने हाँ। निकाला, मीन वैल्यू निकालने के बाद फिर उसका जो मीन वैल्यू से जो एक्चुअल वैल्यू आया था मेरा वहां पे पहली बार फर्स्ट मेजरमेंट का जो डेटा आया था, मैंने उसका डिफरेंस निकाला कि इसमें जो मीन वैल्यू निकाला है उसमें और जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था उसमें कितने का डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये निकल के आया, ठीक है। फिर मैंने दूसरे ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस मीन वैल्यू से निकाला, कितने का डिफरेंस है। तो सारे डिफरेंसेस निकाले मैंने मीन वैल्यू से, कि मीन वैल्यू को भी मैं एक्चुअल नहीं कह रहा हूँ, मीन वैल्यू से डिफरेंसेस निकाला हूँ कि इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वेशन है तो वो कितना था। अब फिर उसका हम एब्सोल्यूट यहाँ पे मीन कैलकुलेट कर रहे हैं हम। मैंने कहा कि माइनस साइन को हटाने का, उसका भी लॉजिक मैंने बताया, माइनस साइन को हटाने का रीजन यही कि हम मैक्सिमम एरर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेटा में कुछ माइनस पुट कर दूंगा तो ये घट जाएगा ना, ये कि बढ़ जाएगा, ये बताओ मुझे, डिक्रीज कर जाएगा ना ये। तो हम यहाँ इसको डिक्रीज नहीं करें, हम मैक्सिमम जो एरर हो सकता है वो निकाल रहे हैं। तो हमने सबको ऐड कर दिया, ठीक है, सबको ऐड किया, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया वो इतना आया, ठीक है। यानी कि अब हम इसको प्लस और माइनस दोनों करेंगे कि या तो इतना कम हो सकता है या फिर इतना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जो लेंथ था एक्चुअल लेंथ उसमें हम इतना प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर का डिफरेंसेस दिखा सकते हैं या इंक्रीमेंट दिखा सकते हैं। फिर अगर पूछेंगे कि इसका परसेंटेज, ये जो चेंज आ सकता है या मेरा जो एरर आ सकता है वो कितना परसेंट है, तो वो परसेंटेज निकाला यहाँ, दिस वन इंटू ये फ्रैक्शन निकाला, ये रिलेटिव एरर निकाला, और फिर परसेंटेज के लिए 100 निकाल दिया। यानी कि अगर मैं इस तरह से कैलकुलेट करता हूँ इतने सारा डेटा लेकर के, तो जो एरर हो सकता है मेरे मेजरमेंट को 0.3% का एरर हो सकता है, ठीक है। हाँ क्लियर हुआ ये चीज? ये जस्ट एक हाँ हो गया। ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं, ये ह्यूमन एफर्ट है एरर को मिनिमाइज करने के लिए, और उसके लिए ये साइंटिफिक मेथड बना हुआ है। और इसमें तुम्हें क्या लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हें अगर कह दिया जाए कि चलो ठीक है ऐसे नहीं करते तुम, और इससे एक्यूरेट कैसे मेजर करोगे ये बताओ मुझे। तुम्हारे पास इससे बेटर कोई है मेथड? मतलब ऐसे सोच के बताओ कि नहीं हम ऐसा कर सकते थे
तो इससे भी ज्यादा एक्यूरेट निकाल सकते थे। लाखों लाखों ऑब्जर्वेशन के बाद ये मेथड बना है, ठीक है। और साइंटिफिक कम्युनिटी का मोहर लगा हुआ है इसके ऊपर कि ऐसे ऐसे कैलकुलेट करें तो एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर कल को अगर इससे बेटर कोई मेथड आएगा तो उसको ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या लॉजिक तुम्हें समझ नहीं, कौन सा लॉजिक तुम्हें समझ नहीं, तो वहीं पे बोलो मुझे, वहीं पे रोको और बताओ मुझे कि हाँ ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, रिलेटिव एरर जो निकाला है इसमें क्या लॉजिक तुम्हें समझ में नहीं आया। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, मतलब मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो ये डेल्टा हमने कैलकुलेट किया है, मीन वैल्यू का डिफरेंस कितने से है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे फ्रैक्शन में निकाला इधर में कि डिवाइडेड बाई ये जो चेंजेस था वो डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू का मीन वैल्यू कितना है, दोनों का रेशियो निकाल लिया, दैट इज 0.003। अब इसका अगर परसेंटेज निकालने को कहा जाएगा तो मल्टीप्लाई करते हैं। सब कुछ तो मैथमेटिकली हो रहा है, क्या इसमें लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर किसी पॉइंट में कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो बताओ मुझे। नियति, अब आ गया सर समझ। अब आ गया समझ। सबसे पहले हमें जितना डेटा लिया था, हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से मेजरमेंट किया, ये मेजरमेंट हमें मिला। अब इसका इसमें कौन सा वैल्यू सही है, किसका सही है, ये कैसे पता। हमने क्या किया, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका मीन वैल्यू निकाला। मीन वैल्यू का भी जो डिफरेंट डेटा है उसके साथ डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस को कैलकुलेट किया, फिर उसका सम करके कितना उसका मीन वैल्यू निकाला कि कितना एरर हो सकता है मैक्सिमम, इसलिए हम मीन वैल्यू निकाले। नंबर ऑफ डेटा ज्यादा है हमारे पास, मीन वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर जब रिलेटिव कहा जाएगा तो चेंज इन जो लेंथ, ये मीन वैल्यू से जो डिफरेंसेस आया था उसका मीन वैल्यू, डिफरेंसेस का मीन वैल्यू, सबका एब्सोल्यूट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने सबको पॉजिटिव ऐड करके लिखा है। यहाँ पे आया था 0.02, लेकिन हमने लिखा है यहाँ पे 0.02 क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर को कैलकुलेट करें, वो आया। अब फिर उसके बाद परसेंटेज उसमें कि इसके हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि अगर मेरा एरर होगा तो कितने परसेंट का एरर, ठीक है। अगर कहीं पे कोई लॉजिक समझने मुझे वही उसी उसी इंस्टेंट पे रोको, ठीक है। मुझे बताओ, अनम्यूट करने का ऑप्शन है तुम लोगों के पास, अनम्यूट करके उसी इंस्टेंट बोलो कि हाँ मुझे यहाँ पे समझ में नहीं है, पूरा खत्म होने के बाद नहीं बोलने का है, ठीक है। उसी इंस्टेंट पे बोलो कि हाँ ये चीज मुझे क्लियर नहीं हुआ। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये जस्ट एक साइंटिफिक मेथड है कैलकुलेशन के लिए। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर ने वाटर के टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया, तो 40.6 जो एरर हो सकता है दैट इज प्लस माइनस 0.2 का, ठीक है। ऑब्जर्वेशन रीडिंग लेने में वो 0.2 का एरर हो सकता है, और ये 78.3 प्लस माइनस 0.3। तो राइज इन टेम्परेचर कितना है, यहाँ से यहाँ जो इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज कितना है। तो इंक्रीज देखो हम कैसे निकालेंगे, इंक्रीज सिंपल डिफरेंस से निकालते हैं, तो डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन जो सर्टेन वैल्यू है उसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका और इसका, ये सर्टेन वैल्यू, अनसर्टेनिटी यहाँ पे, अनसर्टेनिटी यहाँ पे, ठीक है। तो जो सर्टेन वैल्यू है उस दोनों का डिफरेंस निकालना था हमें, तो क्या करेंगे, θ2 माइनस θ1 किया, देखो यहाँ पे दिख रहा है जो ट्रू वैल्यू है वो लिख दिया गया है, डिफरेंस निकाल दिया गया है, लेकिन अनसर्टेनिटी तो इसमें भी, वो कितना है। तो हम लोगों ने डिफरेंस या सम, जब भी हम x को a प्लस बी या फिर x को a माइनस बी के टर्म में जब लिखते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन के लिए मैंने बताया था कि जो डेल्टा x होता है वो डेल्टा a प्लस डेल्टा बी हो, आगे हम प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा ए कहाँ पे है, डेल्टा ए इधर में 0.2 का, और डेल्टा बी कहाँ पे है, डेल्टा बी यहाँ पे 0.3 का। तो इस दोनों को हमें ऐड ही करना है क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर हम बताएंगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ 0.5, दोनों को ऐड करके। तो जो डिफरेंसेस डिफरेंसेस हमने निकाला था यहाँ पे राइजिंग टेम्परेचर के लिए, उस डिफरेंस में हम इसको ऐड करते हैं, ये हमेशा ऐड ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो एरर था, हमने इसका डिफरेंस नहीं निकाला, 0.2 और 0.3 का नहीं निकाला, क्योंकि ये एरर है, एरर हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर में जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा इस एक्सप्रेशन के लिए, ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होता है, ठीक है। तो पहले हमने डिफरेंस निकाल लिया ट्रू वैल्यू का, इसका और इसका डिफरेंस निकाल लिया और इस दोनों को ऐड कर दिया, ओके। द फाइनल आंसर हम ये बताएंगे 37.7 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। फिर इसमें अगर पूछा जाए कि परसेंटेज ये एरर कितना हो सकता है, तो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, वो तो कभी भी निकाल सकते हो, वो तो मैथमेटिक्स है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे a इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.08, b इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.06, x इक्वल टू बोल दिया a प्लस b करना है, फिर y इक्वल टू बोला a माइनस b करना है, फिर z इक्वल टू बोला a इंटू b करो। तो a प्लस b में दोनों को ऐड कर दो पहले, 8 प्लस 6 14 तो हो जाएगा, और इस दोनों को हमेशा ही ऐड करना है, 0.8 और 0.06, तो 0.14 ये हो गया इसका सम। डिफरेंस में भी ये दोनों तो डिफरेंस हो जाएगा, 8 माइनस 6 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों हमेशा ऐड ही होगा, तो डिफरेंस जब निकाला तभी 2 प्लस माइनस 0.0414, ठीक है। उसके बाद जब प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट निकालने के लिए ध्यान रखना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 8 इंटू 6 48, लेकिन इन दोनों को 8 इंटू 6 मत कर देना, ठीक है। इन दोनों का कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज एरर जैसा कहा गया था, प्लस माइनस x इक्वल टू ए इंटू बी। देखो अब ध्यान से, इधर हमें कहा गया था कि अगर कोई क्वांटिटी तुम्हें ऐसे दिखे, ठीक है, तो इसके अंदर डेल्टा एक्स बाई एक्स जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये हमें करना है, डेल्टा ए कितना है, अब जरूरत है हमें डेल्टा ए का, डेल्टा ए कितना है 0.08 बाई ए का वैल्यू कितना है 8, तो 0.08 बाई 8 प्लस 0.06 बाई 6, ठीक है, ये हो चुका, ये है डेल्टा एक्स बाई एक्स, ध्यान रखना। अब ये कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 0.01, ये कैंसिल 0.01, ये कितना आ चुका 0.02, ठीक है। डेल्टा एक्स अभी निकला नहीं है, अभी इस एक्स से मल्टीप्लाई करने का है। एक्स कितना निकाला हमने, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स हमने कितना निकाला था 48, तो 48 से ये वाला जो एक्स है वो इधर में जाकर के मल्टीप्लाई होना है, तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो 0.02 इंटू 48 कितना आ जाएगा ये 0.96, तो 0.96 यहाँ पे ऐड किया जाए। ये सब है टेक्निक, मतलब जो फॉर्मूला में हमने पढ़ा है ना उन चीजों को इंप्लीमेंट करना है कि डेल्टा एक्स बाई एक्स ऐसा ऐसे लिखेंगे, और पहले इसका कैलकुलेशन, उसका डेल्टा एक्स ये एक्स जो हमने निकाल रखा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स में, ठीक है। तो ये जो निकल के आया डेल्टा एक्स सब निकल गया, तब हम लिखेंगे ऐसे ए बी को 48 प्लस माइनस 0.96, ठीक है। परसेंटेज अगर पूछा जाए कि कितने का हो सकता है तो कैसे निकालेंगे, देखो ये अनसर्टेनिटी है, तो 0.96 एक्चुअल वैल्यू 48 है, बाई 48 इंटू 100, ठीक है, इसको हटाएंगे 100 नीचे आएगा, ये कैंसिल कैंसिल, ये 48 से 2, तो 2%, ठीक है, ठीक है हाँ ना सर। यहाँ तक हाँ किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा है क्या? अगर किसी को नहीं आया तो बताओ अभी, क्या अभी पूछ रहे तो बाद में खत्म करके जब जाऊंगा तब ये मत कहना कि समझ में नहीं है, क्योंकि डीपीपी बनाने भी है इसके बाद, ठीक है। पहले जाओ गो थ्रू करना, जो नोट्स वहाँ पे अपलोड किया गया है उसमें, और उसके बाद जाकर के ये डीपीपी स्टार्ट करना, ठीक है। हाँ सर। हम्म। अब जैसे साइड ऑफ ए क्यूब दिया हुआ है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब आर रिस्पेक्टिवली, कौन सा होगा इसमें ऑप्शन, ठीक है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब ये 2 और ये अनसर्टेनिटी, ठीक है, एरर हो सकता है इसमें, तो 2 का हमें करना है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आने वाला है, ठीक है। और अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जाता है, सोच कर देखो, अगर कोई एक्सप्रेशन वॉल्यूम इक्वल टू ए का क्यूब ऐसा लिखा जाता है, तो इसमें डेल्टा वी बाई वी हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए, आया ना। तो 3 इंटू डेल्टा ए कहाँ पे है लेंथ में, यहाँ पे 0.01, 0.01 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो 3 इंटू दिस वन, ये कितना आ रहा है 1.5, 1.5 इंटू 0.01 कितना आ गया ये 15, 1 2 3, 0.015, 0.015, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करिए, तो डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू, अब इसमें हमें इस v से मल्टीप्लाई करना है, v का हमने निकाल रखा था 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या था 8, तो 8 से मल्टीप्लाई होना है,
तो डेल्टा वी का जो वैल्यू है 0.015 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 8 120। बोलते क्यों नहीं हो? 120 तो 0.1, ठीक है, तो 0.12 आ गया। ये क्या है? डेल्टा वी का वैल्यू। तो जब हम वी का जो फाइनल वैल्यू बताएंगे तो कहेंगे कि ए का क्यूब किया तो 8 सेंटीमीटर, तो सर्टेन था, अनसर्टेनिटी यहाँ पे, एरर उधर में हो सकता। कितना? 0.12। इसको ऐड कर देंगे प्लस माइनस, ये लिखते हैं ना वी इक्वल वी प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा वी हमने निकाला कि वो कैसे डिपेंड कर रहा था उसके ऊपर, और फिर उसके बाद डेल्टा वी के साथ हमें वी को ऐड कर दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ? ठीक है। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये है बिगनर बॉक्स 6 है, तुम लोग को डीपीपी पहले करना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले क्लास में ये डिवाइसेस जो है, ठीक है, वो दोनों मैं कोशिश करूंगा खत्म करने का। लिस्ट काउंट, ये वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज, ठीक है। तुम लोगों ने देखा भी होगा इसको प्रैक्टिकल वाले में, स्कूल में, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज, ठीक है। तो ये किस तरह से ये काउंट करता है, किस तरह से मेजरमेंट लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को आज तक समझ में नहीं आया कि ये वर्नियर कैलिपर से किससे रीडिंग लेना है। तुम लोगों ने कर लिया है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वाले क्लास में बताऊंगा, बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें। जीरो एरर जब होता है तब के लिए, जीरो एरर कब कहते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर कब क्या होता है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कैसे लेना है, रीडिंग कैसे लेना है, ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि DPP 1 और DPP 2 ये दोनों तुम्हारा होमवर्क, DPP 1 एंड DPP 2, ठीक है। जो बनेगा नेचुरली आराम से बनेगा वो करना है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दो मेरे लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्लास इसके ऊपर होगा। हालांकि इसका मैं देखूंगा, अगर पहले से कोई रिकॉर्डेड होगा तो मैं एक बार भेज दूंगा, ठीक है। तुम लोग कोशिश करना कि वो अगर समझ में आता है तो ठीक है, कुछ दिन उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी इसके बाद मोशन इन 1D में आना है, काइनेमेटिक्स में, ठीक है। और इवनिंग वाला क्लास के लिए मैं बता दूंगा, वो ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा कि मैथमेटिक्स वाला जो क्लास है, बेसिक मैथ्स का क्लास, वो होगा ही, कब होगा वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। किसी का कोई डाउट है अभी तक नो इसमें? सर। और किसी का? चलो ठीक है, एक बार क्वेश्चन करो तो उसमें डाउट बनेगा, ठीक है। ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट वाला DPP 3 छोड़ करके बाकी 1 और 2 करना है, ठीक है। हाँ सर। चलो, मैं ये वाला PDF शेयर कर दे रहा हूँ, जो मैंने सामने मेरे बोर्ड पे दिख रहा है वो मैं शेयर कर दे रहा हूँ।